चलिए जेकेपी कांस्टेबल की जो एक एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे 2500 वाली, वो हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। डे 5 है, बट उससे पहले छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। जनरली होता क्या है, जो हमारे दिल में होता है वो बाहर निकल ही जाता है। तो अगर तुम्हारे दिल में जेलस फैक्टर है, तुम नफरत लेके चल रहे हो, नफरत के रास्ते में चल रहे हो, तो नफरत ही मिलने वाली है। प्यार के रास्ते में चलो, प्यार मिल जाएगा। तो देखो, ये जो है ना, मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि मेहनत करते रहो, रुकना मत, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो जाए। मेहनत करते जाओ, खुद पर विश्वास रखो और ऊपर वाले पे विश्वास रखो। जरूर आप सक्सेसफुल बन जाओगे। ये दो तीन बातों पे फोकस करना। और जेलस फैक्टर मत रखो। चिल्लाने से, ये शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा। शांत रहकर आराम से अपने काम पे फोकस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। 2500 एमसीक्यू जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इसका डे 5 आपको मैं बता चुका हूं। इससे पहले वाली वीडियोस जो आपको करवा चुका हूं, उनके पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर करें, वहां पे जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 90 तक अभी तक हम कवर कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। मतलब आज यहाँ पर सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है। तो मैंने तो सेंचुरी आज कंप्लीट कर देनी है, बट आपको कितने क्वेश्चन याद हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 729 लिखा है, फिर 243 है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा। फिर 27 है, 9 है और 3 है। जब एक क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा आपको ये बताना पड़ेगा। और जो क्वेश्चंस डिजाइन कर जाते हैं, 1 मिनट का मैं और टाइम लूंगा। क्वेश्चंस डिजाइन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि एक आपका पेपर जेकेपी कांस्टेबल का है, कि कांस्टेबल का पेपर है, और दूसरा ध्यान ये रखा जाता है कि जेकेएसएसबी ने पेपर लेना है। इन दो बातों को ध्यान पर रखते हुए क्वेश्चंस को डिजाइन करा जाता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पे पड़े हुए क्वेश्चन से मैंने उठा के आपके सामने लेकर आ गया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये 20-25 क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ, ये 20-25 क्वेश्चन डिजाइन करने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं कि पहले सीक्वेंस में कौन सा क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए, उस क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए। 8 से 10 बुक्स मेरे सामने होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की। तो देखते हो ये वाला क्वेश्चन बेटर रहेगा। अभी स्टार्टिंग का डे 5 है, तो बड़ी मेहनत लगती है, फिर ये क्वेश्चन सीरीज आपके सामने आती है। ऐसी हवा में कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये 729, 243 क्वेश्चन मार्क, 2793 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपको वो बताना है। तो जब नंबर सीरीज के क्वेश्चन करते हो तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इस तरफ से चलोगे तभी पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है। आप कहीं बीच से भी पैटर्न निकाल सकते हो, आप इस तरफ से भी पैटर्न फाइंड आउट करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो मुझे दिख रहा है यहाँ से, देखो 3 है, 9 है, 27 है। अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आ जाता है। फिर इस 9 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 27 आ जाएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। फिर 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई 243 आ जाएगा। तो पैटर्न बड़ा सिंपल सा था। लास्ट की तरफ से आ रहा हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई करता आ रहा हूं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी में 81 देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अब यहां से आते तो आपको डिवाइड करना पड़ता है ना, तो कुछ बच्चों के लिए वो भी इजी रहता, कुछ के लिए प्रॉब्लम हो जाती। 729 से क्या डिवाइड करेंगे, 243 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या करा, इस साइड से हमने अप्रोच को यूज करा। यहाँ पे नंबर छोटे थे, कैलकुलेशन इजी थी, तो ये वाले कंसेप्ट भी आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। चलेंगे आज क्वेश्चन नंबर 92 के। कुछ बच्चे बोल रहे थे ब्लड रिलेशन का एक ही क्वेश्चन आया, अभी तक दूसरा क्वेश्चन नहीं आया। अब कुछ दिनों तक आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ही मिलते रहेंगे। यहाँ पे कहा गया ए एंड बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए हैश बी का मतलब है ए इज, ये ओहो 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 छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है। 1 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट का मुझे टाइम दे दो, मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट का टाइम दे दो। देखो यहां पर जो लिखा गया है, सबसे पहले ए हैश बी के बात करूंगा और आपको बता देता हूं यहां पर अभी में, ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। ए हैश बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए हैश बी का मतलब है ए इज द फादर। यहां पर क्या करो आप, यहां पर लिखो फादर, ठीक है। ए एट द रेट ऑफ बी का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी। यहां पे वाइफ की जगह सन लिख दो, क्योंकि जब मैं पीपीटी बना रहा था मैंने पहले एक लाइन लिखी, फिर इन्हीं को कॉपी पेस्ट करता गया, फिर साइन चेंज करता गया, बट यहां पे नाम चेंज करना भूल गया। तो ए एट द रेट ऑफ बी का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी। फिर ए परसेंट की बात करेंगे, परसेंट का मतलब है हस्बैंड, तो ए परसेंट बी का मतलब है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए प्लस बी की बात करेंगे, ए प्लस बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी। तो ये हमें दिया गया, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है। तो आपको बोला इन ए
एंड बी हैश सी एंड डी एट द रेट ई परसेंट एफ प्लस जी। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, ए एंड बी हैश सी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको दिया गया, इसमें आपको बताना है हाउ इज डी रिलेटेड टू जी। अब देखो, जब मैं एप्लीकेशन में ये क्लास करवा था ब्लड रिलेशन की, तो वहां पर 2 बच्चों को डाउट था, क्या पता आपको भी हो सकता है, वो मैं क्लियर करूंगा। ऐसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, ये वाली स्टेटमेंट है, ये आपको दी होगी पेपर में, और ये आपको कुछ बच्चों ने कहा कि हमको ये याद करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं याद करना पड़ता है, बस ये डाटा हमेशा चेंज होता रहता है पेपर में, तो कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है। आपको इस तरह से कुछ ना कुछ डाटा आपको हमेशा एग्जाम में दिया होगा, और एक लाइन इस तरह से दी होगी, आपको ये इसके थ्रू बताना है कि क्या रिलेशनशिप बनेगा। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, जैसे यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है ए एंड बी को, एक एक सिंबल को आपको सॉल्व करना है। ए एंड बी का मतलब क्या था, ए एंड बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, कि ए जो बी की वाइफ है, ए वाइफ है, किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है। तो जनरली मैं ब्लड रिलेशन ऐसे पढ़ाता हूं कि जब भी कोई फीमेल की बात करूंगा उसको सर्कल में रखना है, मेल की बात करूंगा इस रेक्टेंगल स्क्वायर बॉक्स में रख देना। अगर कपल है तो मैं उनके पीछे 2 लाइन्स इस तरह से बनाता हूँ रिलेशनशिप बताने के लिए कपल है। उसके बाद क्या, हैश की बात करेंगे, और आपको बताना चाहूंगा जो जेके लेटेस्ट इन्फो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके भी आप सब कुछ सीख सकते हो। बी हैश सी की बात करेंगे, तो देखो हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब होता है फादर, ए हैश बी का मतलब था ए इज फादर ऑफ बी, तो बी हैश सी का मतलब हो जाएगा बी इज फादर ऑफ सी। बी किसके फादर है, बी सी के फादर है, तो सी नीचे की तरफ आ जाएगा, बट सी का जेंडर अभी हमको क्लियर नहीं है, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। फिर मुझे सॉल्व करना है एंड वाला, एंड का मतलब था वाइफ, तो इसका मतलब सी एंड डी का मतलब हो जाएगा सी इज द वाइफ ऑफ डी, सी वाइफ है, किसकी वाइफ, डी की वाइफ, तो ये भी मैंने बना दिया, डी का जेंडर क्लियर है कि लड़का होगा वो। उसके बाद मुझे सॉल्व करना है एट द रेट, एट द रेट का मतलब है सन, ए एट द रेट ऑफ बी का मतलब था ए इज सन ऑफ बी, तो डी एट द रेट ई का मतलब हो जाएगा डी इज द सन ऑफ ई। डी किसका बेटा है, डी जो है वो ई का बेटा है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, डी किसका बेटा है, डी जो है वो ई का बेटा, बट ई का जेंडर मुझे पता नहीं है। फिर मुझे परसेंट सॉल्व करना है, परसेंट का मतलब होता है हस्बैंड, तो ए परसेंट बी का मतलब था ए इज द हस्बैंड। मैंने कुछ गलती करी क्या स्टार्टिंग में, नहीं गलती करी, फिर मैंने यहाँ पे हस्बैंड कैसे बनाया स्टार्टिंग में, ए एंड बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ठीक है। तो परसेंट का मतलब था हस्बैंड, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो यहाँ पे ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ, ई हस्बैंड हो जाएगा, किसका हस्बैंड, एफ का हस्बैंड, तो एफ मुझे पता लड़की हो जाएगी। देखो ट्री डायग्राम अगर आपने पहले नहीं समझी है, आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट ट्री डायग्राम आती है तो आपके लिए इजी बन जाएगा। तो लास्ट में है प्लस वाला साइन, तो ए प्लस बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, एफ प्लस जी का मतलब हो जाएगा एफ इज द मदर ऑफ जी। एफ किसकी मदर है, एफ जी की मदर, जी का जेंडर हमको नहीं पता है। तो आपको बोले बताओ हाउ इज डी रिलेटेड टू जी, इस डी का जी के साथ क्या रिश्ता है। देखो सिंपल सी बात है, डी है, डी के पापा, डी की मम्मी, और इनका आगे जी लड़का है लड़की कुछ भी हो सकता है, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो भाई भाई होंगे या तो भाई बहन होंगे। लेकिन डी का जेंडर पता है कि डी लड़का है, तो डी भाई ही रहने वाला है, तो डी क्या हो जाएगा, डी ब्रदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 729 का जो रिलेशनशिप है वो 90 के साथ है। आपको बताना है कि किसका रिलेशनशिप 56 के साथ हो जाएगा। तो यहां पे क्या कंसेप्ट लग रहा है, ध्यान रखिए, 729 क्या है, आप बोलोगे 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, तो एक तरफ हमें 9 का क्यूब देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ 9 को नेक्स्ट नंबर 10 से मल्टीप्लाई करो 90 आ जाता है। एक और हिंट हमको दिया है 5, 12 और 72। देखो 8 का क्यूब 512 होता है, और 8 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा। हिंट मुझे समझ आ रही है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूं यहाँ पे कोई ना कोई क्यूब रहा होगा, तो ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो 343 7 का क्यूब होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो 343 लिख दो, नेक्स्ट नंबर में 7 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल 56 आ जाता है। तो 343 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपको मैंने करवा दिए हैं एप्लीकेशन में रीजनिंग के। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा आपको हमारी एप्लीकेशन का, डायरेक्ट कोर्स का लिंक मिलेगा जेकेपी का, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। कोर्स आप ओपन करोगे, लाइव क्लासेस बाद में वो सेव भी होते हैं, कभी भी देख सकते हो। रीजनिंग के प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल है। अभी कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है, कुछ ही पोर्शन करवाया गया, बट आप आज ही जाके ज्वाइन करो सो दैट आप सिलेबस कवर कर सको।
तो वहां पे जाके सारी वीडियोस देख लेना, प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोडिंग लैंग्वेज की बात करेंगे। स्टार इज कोडेड एज 92678। स्टार की कोडिंग कैसे करी हुई है 92678। फ्लैग की कोडिंग है 20261521। आपको बताना है लोगों की कोडिंग क्या हो जाएगी। देखो पैटर्न पहचानते हैं, स्टार है स्टार, स्टार की कोडिंग करिए 92678, वो कैसे करिए वो हम देख लेते हैं। देखो एस, मैं आपको डायरेक्ट पैटर्न बताऊंगा, यहाँ पे पैटर्न का लग रहा है, आप समझ जाना क्या पैटर्न लग रहा है यहाँ पे। देखो एस तो होता है 19 नंबर पे, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं देखूं एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है एच, टी का अपोजिट होता है जी, ए का अपोजिट होता है जेड, और आर का अपोजिट होता है आई। ये भी आपको मैंने करवाया हुआ है। एच आता है 8th नंबर पे, जी आता है 7th नंबर पे, एच आता है, जेड आता है 26 नंबर पे, आई आता है 9th नंबर पे। तो अगर आप ध्यान दोगे यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो 9 2 6 7 8, यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब लास्ट से नंबर देखो 9 2 6 7 8, 9 2 6 7 8। पैटर्न आपको समझ आया? अगर नहीं समझ आया नेक्स्ट हिंट की तरफ ध्यान देते हैं। फ्लैग आपके सामने लिखा हुआ है FLAG, इसके अपोजिट, एफ का अपोजिट क्या होता है यू होता है, एल का अपोजिट क्या होता है ओ, ए का अपोजिट जेड, जी का अपोजिट टी। देखो यू 21 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे, टी 20 नंबर पे आता है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, पहले आपको 20 देखने को मिल रहा है, फिर 26, फिर 15, फिर 21, लास्ट से नंबर को लिखना स्टार्ट किया हुआ है। उसी तरह से आपको बोला लोगों की कोडिंग क्या हो जाएगी। तो आपको पता अगर मैं लोगों की यहां पर बात करूंगा तो पहले एल का रिवर्स क्या होता है वो समझिए। जो एल का रिवर्स होता है वो होता है ओ, ओ का रिवर्स एल, जी का रिवर्स टी, ओ का रिवर्स होता है एल। ठीक है, तो ओ आता है 15 नंबर पे, एल आता है 12th नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, एल आता है 12th नंबर पे। तो आंसर क्या होना चाहिए, पहले 12, 12 यहां पर भी है, हर जगह है। 12 के बाद 20 होना चाहिए, वो यहां पर भी है, यहां पर भी है। 20 के बाद फिर से 12 होना चाहिए, वो यहां पर, और फिर 15 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियोस को शेयर करते रहो, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है जितना हो सकता है उतना वीडियोस को शेयर करो, मैं उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। और बाकियों को बोलूंगा आप भी मेहनत करते जाओ, आप मत रुको, आपको भी जरूर एक दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये जो सीरीज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले टी आपको देखने को मिल रहा है, टी 20 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, एल 12th नंबर पे। देखो 20 में 6 ऐड करो 26, 6 में 6 ऐड करो 12, 12 में 6 ऐड करो 18। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे लेटर होगा वो आर से स्टार्ट होना चाहिए। आर से तो सारे ही स्टार्ट हो रहे, आगे चेक कर लेते हैं। सेकेंड लेटर की बात करते हैं। एम आता है 13 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे, एस 19 नंबर पे। तो दो का गैप चल रहा है। 19 के बाद 21वें नंबर पे यू आता है, मतलब वो ऑप्शन जो आर और यू से स्टार्ट हो रहा है वो एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते कहा जा रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी तक की वीडियोस में आपको बोलता था कि बताओ ये फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं, सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है, डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में आ जाते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। अब आपसे पूछा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में आता है। देखो अगर मैं बात करूंगा फंडामेंटल राइट्स की, है ना, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आ जाएंगे। इसमें पहला आ जाएगा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 से 18 आ जाएगा। तो जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 है वो राइट टू इक्वालिटी का है। तो यहाँ पे पूछा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक आ जाएगा। तो ये राइट टू फ्रीडम वाला आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। उसमें दो ही आते हैं, 23 और 24 आता है। 23 24 यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो उसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो 25 से 28 तक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स में आपको पता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम आ जाएगा। फिर उसके बाद
एक्सप्लोटेशन आ जाएगा, उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ जाएगा, है ना, और लास्ट में जो है 6 नंबर पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आ जाता है, इस तरह से करके। तो 6 फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता, इसी यूट्यूब चैनल पर भी ट्रिक्स करवाइए, जेके लेटेस्ट इन्फो वाले पर भी करवाइए, वहां पे जाके भी वीडियोस देख सकते हो। तो फिलहाल आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आप जब हमारे डिफेंस वाले चैनल पे विजिट कर रहे हो, यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आप आते हो, तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है जेकेपी 2500 एमसीक्यू वाली। जब आप जेकेपी 2500 एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में आते हो, यहीं पर जो सारे वीडियोस आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, चाहे डे 1 की बात करो, डे 2 की बात करो, डे 3 की बात करो, सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी। हो सकता है जब आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तब क्या पता कितनी सारी और वीडियोस वहां पर अपलोड हो गई होंगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्लेलिस्ट पे फोकस करते जाना। और बाकी रीजनिंग और मैथ, ये रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट है, इसको भी आप देख लो, ये भी आपके काम आने वाली है, ये भी काम आने वाली है। मैथ की प्लेलिस्ट है जेकेपी वाली, इसमें और भी वीडियोस ऐड होंगी आने वाले टाइम पे, ये भी काम आने वाली है। जीके है, ये मैथ जीकेपी के काम आने वाली है, ये सारी प्लेलिस्ट आपके काम आने वाली है, यहाँ पे जाके भी वीडियोस देख सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 97 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? पहली ट्रेन इंडिया में कब चली थी? 1853 में चली थी। मुंबई से थाने वाला डिस्टेंस, मुंबई से थाने वाला 34 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कवर करा था। और लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे, जिनको कहा जाता है कि रेलवेज इंडिया में लाई थी और फादर ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? देखो कूलम की बात करेंगे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट हो जाएगी। न्यूटन हमारे पास फोर्स की हो जाएगी, वॉट पावर की हो जाएगी, जूल जो है एनर्जी की हो जाएगी। तो ये जो ऐसा यूनिट्स है आपको ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा कंप्लीट हो गया, सेंचुरी हमारी जल्दी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। कहा जा रहा है 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी, किसके बीच में? जो 1526 की बैटल थी पानीपत की, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया था, मुगल एम्पायर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था। तो ये तो थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अगर मैं बात करूं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की, वो 1556 में हो रही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करूंगा, वो 1761 में हो रही है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीनों के ईयर भी आपको याद होने चाहिए, किस किसके बीच में हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द लोकरंग फेस्टिवल ऑब्जर्व? लोकरंग फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑब्जर्व करा जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है? तो ये झारखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में करा जाता है। देखो वहां की एक आदिवासी ट्राइब है, 26 जनवरी के दिन में ये जो एक एकेडमी आप बोल लो वहां पे सेलिब्रेट करा जाता है। बट कहां पे करा जाता है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारी सेंचुरी आज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कंग्रेचुलेशन आप सभी को। कहा जा रहा है इम्परफेक्ट एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बट संजय मांजरेकर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। क्रिकेटर आज पे कमेंट्री वगैरह करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 102 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट असेंबली टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम पेपरलेस? पहली स्टेट असेंबली जिसने इंप्लीमेंट करा था नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के पेपरलेस काम करेंगे, वो कौन सी असेंबली? जैसे होता है ना लोकसभा, राज्यसभा, तो स्टेट की भी अपनी असेंबली होती है, वहां पर भी डिस्कशन वगैरह होती है। हम पेपर को यूज नहीं करेंगे, पेपरलेस काम करेंगे। तो ये एप्लीकेशन को यूज करेगा कौन सी स्टेट की असेंबली ने यूज करा था? नागालैंड के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राउंड रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, ये येलो रिवॉल्यूशन, ये सब कुछ इसी यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा आराम से प्लेलिस्ट में जाके जीके वाली। तो राउंड रिवॉल्यूशन किससे रिलेट करता है? पोटैटो से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेके एसएसबी एग्जाम में गोल्डन रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का प्राइमरी कॉज क्या होता है? देखो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, फिर ये एसिड वगैरह बना देते हैं। तो यही जो मेन रीजन है एसिड रेन का, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पंचायती राज कितने टीयर सिस्टम है? 3 टीयर सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who was the second लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर यूटी के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? देखो अगर पहले बोलते तो हम बोलते जीसी मुर्मू हो जाएंगे। सेकंड एलजी मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इम्पीड। इम्पीड का मतलब क्या होता है? सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, मतलब किसी को रोकना आप ऐसे कह सकते हो ना, तो हिंड्रेंस पैदा करना, तो इसका सिनोनिम हिंड्रेंस हो जाएगा। किसी को कोई काम करने से रोकना, इस तरह से आप कह सकते हो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक स्पेलिंग गलत है, वो कौन से गलत स्पेलिंग आपको वो बताना है। तो वो हैरेसमेंट के स्पेलिंग गलत आपको देखने को मिल रहे होंगे। HARASSMENT हो जाएगा, भाई डबल आर लगाया वो गलत हो जाएगा। कुलीग, ह्यूमरस, परसीव सारे स्पेलिंग सही थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम? एक ईडियम है गो द एक्स्ट्रा माइल।
इसका मीनिंग आपको बताना, मतलब आपको बताना है क्या हो जाएगा। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है आप एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा कुछ अचीव करना चाहते हो, अचीव करने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको जेकेपी में सिलेक्शन चाहिए, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो, बाकियों से ज्यादा मेहनत करो तभी तो सिलेक्शन मिलेगी। तो आप क्या कर रहे हो, गो द एक्स्ट्रा माइल, है ना, यू आर गोइंग टू द एक्स्ट्रा माइल, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे कहा जा रहा है एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो राइट एंगल से ज्यादा होगा और टू राइट एंगल से कम। देखो एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से ज्यादा है बट 180 डिग्री से कम है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा लेकिन 360 से कम हो जाएगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 90 से कम होना, 90 से ज्यादा होना चाहिए बट 180 से कम होना चाहिए, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे कहा जा रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड 2 वॉचेस एट ₹924 ईच। एक शॉपकीपर है वो 2 वॉचेस को बेच रहा है, सेल कर रहा है 924 रुपीज में। फर्स्ट वॉच में उसको 20% का फायदा हुआ, दूसरी वॉच में उसको 20% का लॉस हो चुका है। सॉरी, तो बताओ पूरी ट्रांजेक्शन को कितना फायदा है कितना लॉस हुआ है। तो देखो अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट समझना है, बेसिक तरीके से क्वेश्चन करे तो हम कैसे करेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं। अगर फॉर्मूला बेस्ड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, देखो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको एसपी भी पता होना चाहिए, सीपी भी पता होना चाहिए, तभी आप देख सकते हो कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपी निकालना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, पहले केस में प्रॉफिट होता है, पहले केस में पहला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एसपी मुझे दिए 924, सीपी मुझे पता नहीं है, 100 प्लस 20 अपॉन 100 करूंगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 100 बन जाएगा है। 100 प्लस 20 जब मैं करूंगा तो 120 बन जाएगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ सीपी इंटू 120 अपॉन 100, ऐसे भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे दूसरी तरह के रिवर्स हो जाएगा, 924 इंटू 100 अपॉन 120 इक्वल टू सीपी हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 32 बन जाएगा। तो 6 5 30, फिर मेरे पास 24, 6 4 24 बन जाएगा। तो 5 को 154 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 4 20, 5 20 27, 770 मेरे पास आ जाएगा। मतलब पहले केस में जो सीपी मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, पहले केस में जो मेरे पास सीपी आ रहा है वो 770 आ रहा है। अब मैं सारा इरेज करता हूं क्योंकि दूसरा केस भी है मेरे पास, दूसरा केस सॉल्व कर लेते हैं ना। दूसरे केस में मुझे क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। जब मुझे 20% का लॉस हो रहा है तब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज एसपी इक्वल्स टू सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा तो एसपी इक्वल टू सीपी तो सेम है, 924 रुपीज में बेच रहा था वो, 100 माइनस 20 अपॉन 100 कर दूंगा। जब इसको सॉल्व करूं तो 80 अपॉन 100 हो जाएगा, है ना। सीपी को 924 लिख दो इक्वल्स टू सीपी इंटू 80 अपॉन 100 हो जाएगा। और ये 100 अपॉन 1 यहाँ पे जाके रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स होने की वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा, सीपी इक्वल्स टू 924 इंटू 100 अपॉन 80 मेरे पास आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर लो, 8 1 जा 8, यहाँ पे बन गया 12, 8 1 जा 8 तो बच गया। अच्छा ये 8 के टेबल में नहीं आ रहा क्या, अगर मैं 2 के 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 करूं, है ना, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। इस 231 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1155 मेरे पास आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन है, आप क्या पता आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। दोनों केस का सीपी मैंने निकाल दिया, इस केस में सीपी मेरे पास 1155 आ चुका है। तो देखो मेरे पास अभी क्या है, अगर मैं ध्यान दूं, मुझे बताना है प्रॉफिट या लॉस कितना हो पूरी ट्रांजेक्शन में, वो बताना है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों बार 925 924 की वो वॉच बेच रहा था, इसका मतलब 924 प्लस 924 आप करोगे तो 1848 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस। वैसे टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 1100 और 700, 1800 70, 1900
1935 के आसपास है, चेक कर लेगा सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, इसका मतलब कि आपको लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है, इनको माइनस कर लो, आपके पास वो लॉस की वैल्यू भी आ जाएगी ना। तो मेरे हिसाब से कितना है, 50, 80, 85, 87 आ रहा है। तो यहाँ पे कोई छोटी सी मिस्टेक वगैरह मैंने कर दी होगी शायद से यहाँ पे ना, देखता हूँ कोई मिस्टेक करी है क्या। कोई ना कोई मैंने यहाँ पर मिस्टेक करी है, वो मिस्टेक आप चेक करना क्या है। फिलहाल आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका क्या था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको टोटल सेलिंग प्राइस आपने कैसे निकाला, दोनों बार सेम प्राइस में बेच रहा है, 924 प्लस 924 आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दो तरह के कॉस्ट प्राइस थे, पहले प्रॉफिट होता फिर लॉस हो रहा था, दोनों केस आपने सॉल्व कर लिए, टोटल कॉस्ट प्राइस भी आपके पास आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस भी टोटल आपके पास आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस भी आपके पास आ जाएगा। आप अगर देखोगे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रहा है तो लॉस हो गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, कितना हो रहा है वो डिफरेंस निकाल के आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये टास्क मैं आपके लिए रख रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वहां पर आपको पीडीएफ मिलते रहते हैं। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को एंड करते हैं।